स्वागत है आपका विनोद शर्मा जी, नई परख के मंच पर। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे रुझान आ गए हैं, लेकिन रुझान अपने आप में स्पष्ट है। अपने रुझानों में कोई परिवर्तन होने नहीं जा रहा पहली नजर में। तमिलनाडु को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु में भी मुझे लगता है कि थोड़ी देर में सुपरस्टार विजय की पार्टी टीवीके को वो भी बहुमत के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाएगी, और अगर बहुमत के नजदीक नहीं पहुंची तो कांग्रेस और पीएमके मिलकर उसको बहुमत दिला देंगे और विजय ही तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री होंगे। ये अब तकरीबन तय हो गया है। चुनाव नतीजे साफ बताते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति इन नतीजों से काफी बदल जाएगी। थोड़ी बहुत नहीं बदलेगी, काफी बदलेगी। इसके अल्पकालीन नतीजे भी होंगे, शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, दीर्घकालीन नतीजे भी इसके निकलेंगे। आप कैसे देखते हैं इन चुनाव परिणामों को विनोद जी? हम लोग लगातार इन चुनावों में पश्चिम बंगाल में खास तौर से, असम में खास तौर से, इन 2 राज्यों के ऊपर तो विशेष रूप से हमारी निगाह रही है। हम उनके ऊपर चर्चा करते रहे हैं और उन चर्चाओं को दोहराना ठीक नहीं है, उससे समय की बर्बादी होगी। अब नई परिस्थिति में हम लोगों को नए सिरे से पूरा आकलन करना चाहिए। अबे जी, बात यह है कि जो नतीजा वेस्ट बंगाल में आया वो एक भारी सदमा है ममता बनर्जी के लिए। जो भी नतीजा आया हो, लेकिन मैं आज जब मैं नतीजे देख रहा था तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपनी फेसबुक पे लिखा कि मैं किसको मुबारक दूं उसके लिए। जो बंगाल में नतीजा है उसकी मुबारक किसको दूं? इलेक्शन कमीशन को दूं, बीजेपी को दूं कि सुप्रीम कोर्ट को दूं? सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी आज जीत गई है। जो भी इलेक्शन हुआ है उसमें शिरकत की टीएमसी ने, और टीएमसी ने भी बड़े बड़े दावे किए। टीएमसी ने कहा हमारी 226 सीटें आएंगी, और ये जो एग्जिट पोल हैं ये तो मार्केट में उछाल पैदा करने के लिए दिखाए जा रहे हैं। तो ममता बनर्जी एंटी इनकम्बेंसी के जरिए हारी है, एसआईआर के जरिए हारी है, और वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुसलमान का राग अलापा, और वहां पर जो शुभेंदु अधिकारी है उनके अंदर आत्मा प्रवेश कर गई हेमंत बिस्वा शर्मा की, और उन्होंने भी जमकर हिंदू मुसलमान का राग अलापा। इसके चलते अभय जी मेरे मन में आया कि ये इलेक्शन कमीशन जीता है इलेक्शन, क्योंकि इस तरह का प्रचार अगर इलेक्शन कमीशन मूर्ख दर्शक बन के देख रहा है और सुप्रीम कोर्ट उसको कुछ नहीं कह रहा है, जिसका हस्तक्षेप रहा है एसआईआर की प्रक्रिया में, और एक प्रांत में 27 लाख से ज्यादा वोटर जो है बाहर बिठा दिए गए हैं, उनकी सुनवाई नहीं हुई, और एक जज साहब ने कहा कि बाद अगले इलेक्शन में कर लेंगे वोट। तो इससे सवाल तो उठते हैं। लेकिन जिस तरह का भी इलेक्शन हुआ है, तमिलनाडु में भी एसआईआर हुआ था, और तमिलनाडु में एआईएडीएमके नहीं जीता है, वहां पर टीवीके जीता है, और लगभग बराबर है डीएमके और एआईएडीएमके। द्रविडियन पार्टीज के जो काउंट है वो बराबर है, 62 करीब है दोनों का मिला के। वो दोनों चाहे तो मिलके एक सरकार बना सकते हैं, लेकिन वैसा होगा नहीं। और आपकी बात सही है कि तमिलनाडु में कांग्रेस, जिसकी 3 या 4 सीटें आने की संभावना है, अच्छी स्थिति में है, अच्छे वो मार्जिन से आगे है। 5 सीटों पे आगे है, 5 सीटों पे। हाँ, 4 सीटों पे है आगे, जो मैंने लेटेस्ट देखा है। लेकिन 4 या 5 हो, जो भी हो, छोटी पार्टी है वो, लेकिन छोटे नंबर्स की जरूरत है टीवीके को। तो कांग्रेस पार्टी अगर उसमें शिरकत कर लेती है उस सरकार में, तो कांग्रेस पार्टी अपने एक्सपीरियंस से, अपनी एडवाइस से उस सरकार को शायद अच्छे चलवा सकती है। अगर जरूरत से ज्यादा डजन पंच अबव इट्स वेट, कम वेट वाली पार्टी होगी, लेकिन मैं समझता हूं कि उसको टीवीके के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर वहां पर निजाम चलाना पड़ेगा। जो भी हो, आज के दिन बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है वेस्ट बंगाल में, उसकी सरकार स्पष्ट रूप से बन रही है असम में, कांग्रेस की बन रही है केरला में, और
हो सकता है कि कांग्रेस की शिरकत तमिलनाडु में भी हो जाए गवर्नमेंट फॉर्मेशन में। लेकिन इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर क्या पड़ेगा, ये आपका मुख्य प्रश्न था। देखिए, राष्ट्रीय राजनीति पर अब आज के दिन दो बड़े दल रह गए, एक कांग्रेस और एक समाजवादी पार्टी। जो टीएमसी है उसके पास आंकड़े हैं पार्लियामेंट में, लेकिन टीएमसी के पास जो असली मजबूती थी, जो उसकी असली पॉलिटिकल पावर थी, वो वेस्ट बंगाल से आती थी, जहां उसकी सरकार थी, और उसी के चलते उसके अच्छे नंबर्स में लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे। उसी तरह से वही लागू होता है तमिलनाडु पर, कि तमिलनाडु में अगर आपकी सरकार चली गई डीएमके की, तो जो रुआब होता है, जो एक स्टेटस होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि अपने रीजन की नंबर 1 पार्टी है, वो जो स्टेटस है वो चला गया। और आज के दिन, और सच्चाई ये भी है, देखिए ये जो इलेक्शन होते हैं ना, और जो राजनीति में बताते हैं ना कि इन पॉलिटिक्स दे आर नो परमानेंट एनिमीज और फ्रेंड्स, उसमें चलते ये लग रहा है मुझे कि कांग्रेस अंदर से खुश है कि ममता बनर्जी हारी। शायद उसको ये लगता है कि उसके लिए अब वेस्ट बंगाल में दरवाजा खुलेगा, वहां पर कंटेस्ट बाइपोलर हो जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूं, जो लोग भी ऐसे ख्वाब देख रहे हैं और जो ऐसी बातें कर रहे हैं, वो वक्त से पहले अपना मुंह खोल रहे हैं, बिना अपनी जमीन बनाए अपना भवन बनाने का सपना ले रहे हैं। इन लोगों को इस बात से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि अब असेंबली इलेक्शन तो हो गए, अब इलेक्शन, बड़ा इलेक्शन आएगा, उसमें इन सबको इकट्ठा होने की जरूरत है। एक दूसरे की इज्जत करने के बजाय, तिरस्कार करने के बजाय एक दूसरे की इज्जत करें। जितना भी जिसके पास संपन्नता है, राजनीतिक संपन्नता है, उसके हिसाब से एक दूसरे के साथ डील करें। कांग्रेस पार्टी जो है, उसने जो केरला में सरकार बनाई है, अगर उसको अपनी इज्जत बचानी है तो जल्दी से जल्दी वहां पर मुख्यमंत्री पर एक राय बन जानी चाहिए। अगर वहां पर मुख्यमंत्री पद के लिए रस्साकशी हुई तो जीती हुई बाजी भी हारने वाली बात हो जाएगी। उसी तरह से, जैसे कि मैंने आपको बोला, तमिलनाडु में जो पीएसके है उसके साथ जूनियर पार्टनर की तरह ही बिहेव करें, लेकिन जो अपने पास एक्सपीरियंस है वो उसके साथ शेयर करें। क्योंकि जो विजय है उसने बीजेपी के पक्ष में कोई बात नहीं कही, उसने ये कभी नहीं कहा कि मैं बीजेपी के साथ अलायंस करूंगा, मना कर दिया। और इलेक्शन से पहले बहुत से लोग कांग्रेस में चाहते थे कि उसके साथ अलायंस हो जाए, और कुछ बातचीत हुई भी, लेकिन वो बात बनी नहीं, क्योंकि डीएमके जो थी वो बड़ा पुराना अलायंस पार्टनर है कांग्रेस का। भले ही वो वहां पर गवर्नमेंट में शिरकत शेयर नहीं करने देता था, कांग्रेस को शेयर इन पावर नहीं देता था, अलायंस पार्टनर थे लेकिन वहां पर शेयर इन पावर नहीं देता था। और ये बात कई बार बोली भी गई कैंपेन के दौरान, लेकिन उस पे स्टालिन ने हामी नहीं भरी, और राहुल गांधी ने स्टालिन के साथ मिलकर कोई रैलीज नहीं की तमिलनाडु में। तो ये एक एलिमेंट ऑफ टेंशन था दोनों के रिश्तों में। अब आते हैं बीजेपी पे। बीजेपी ने जो जीत हासिल की है वो उसी तरह की जीत है जिस तरह की जीत ममता बनर्जी हासिल किया करती थी, कि उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी। लेकिन ममता बनर्जी has lost an election, but it has not been extinguished out of West Bengal. 100 के करीब उसके आंकड़ा अगर रहेगा तो मैं ये समझता हूं कि वो विपक्ष का रोल अदा कर सकती है वहां पर जी। और उसके साथ साथ उस विपक्ष के रोल में
उसको और दलों को भी अपने साथ जोड़ने की जरूरत है। आज के दिन कांग्रेस से ही निकली है ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस इसलिए नाम है उसका, और कांग्रेस सरमाया साथ ले चली गई थी बाहर। अब वो सरमाया कांग्रेस सोच रही होगी कि वापस आ सकता है, लेकिन ये सब उस बात पे निर्भर करेगा कि ममता बनर्जी का जो कमिटेड सपोर्ट बेस है, उसमें मुसलमान मुख्य रूप से आते हैं, और महिलाओं में तो लगता है कि उनकी जो सपोर्ट बेस है वो क्रैक की है, उसमें फिशर्स, उसमें रुकावटें आई हैं, उसमें टूट हुई है। तो ममता बनर्जी की जो सपोर्ट बेस है, जो उसका जमीन पे सपोर्ट थी, वो भी आज के दिन उसका कितना एलिमेंट उसके साथ बचा है और कितना एलिमेंट चला गया है, उसके आकलन में थोड़ा समय लगाकर हम लोगों को सोचना पड़ेगा, और पॉलिटिकल पार्टी तो सोचेंगी। तो सच्चाई ये है आज के दिन कि पुडुचेरी में बीजेपी की सरकार बन रही है, बंगाल में बन रही है, और असम में बन रही है, और असम और बंगाल तो अगल बगल हैं। तो जो जिस तरह की राजनीति बीजेपी ने असम में की है, उसी तरह की राजनीति अब बीजेपी वेस्ट बंगाल में करेगी, मुखर होके करेगी, और उसके खिलाफ अगर लामबंदी होनी है तो ममता बनर्जी की अकेले की नहीं होनी पड़ेगी। वहां पर वाम दलों को, कांग्रेस को और तृणमूल को इकट्ठे होकर इस फिरका परस्ती के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, जो बीजेपी लगातार फिरका परस्ती जो फैलाती है। और पता चल जाएगा कुछ दिनों में कि बीजेपी वहां पर किस तरह की सरकार बनाना चाहती है। क्या वो उस स्टेट को सेफ्रनाइज करना चाहती है, उसका ही आकलन हो सकता है कि जो हमको मैंडेट मिला है ये तो हमको हिंदुत्व के प्रचार के लिए मिला है। ये देखने वाली बात है। लेकिन अभी आज के दिन भारतीय जनता पार्टी असेंडेंट है, और एक जो स्टेट ही जिसको मैं भारत की ब्रेन ट्रस्ट में गिनता था, जिसका नाम वेस्ट बंगाल था, वो किला गिर गया है। बाकी एक किला केरला बच गया है, और तीसरा किला उसमें संभावना है, क्योंकि वहां पर जो पार्टी बड़ी शक्ति बनकर उभरी है टीवी के, वो सेक्युलर फाउंडेशंस और प्रिंसिपल्स में बिलीव करती है, और जो उसका मुख्य नेता है फिल्म स्टार भी है, और चूंकि वो फिल्म स्टार भी है, और इसीलिए उसको जब जनता का जो उसको प्यार हासिल है, उसमें उसके व्यक्तिगत फेथ का, धर्म का कोई अंश नहीं है। वो वैसे क्रिश्चियन है, लेकिन वो जो उसको जो समर्थन मिला है, और पहली बार राजनीति के मैदान में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि तमिलनाडु में बड़े से बड़े नेता भी, एमजीआर की पब्लिक मीटिंग्स पे टिक लगता था, बॉक्स ऑफिस वहां भी होता था उसकी पब्लिक मीटिंग में, और लोग पैसा खर्च के सुनने जाते थे उसको, और वहां पर बड़े से ड्रम पानी भर दिया जाता था, और उसमें थोड़ी थोड़ी कोल्ड ड्रिंक डाल दी जाती थी, और फिर वहां पर उसमें कोल्ड ड्रिंक पी के बाकी वहां डाल देता था एमजीआर, और फिर महिलाएं, यंग मदर्स अपने नवजात शिशुओं को लेके वहां आती थी, और उन पे यूं छिड़काता था, और जो भी मुंह से बोलता था वो नाम पड़ जाता था उस बच्चे का। वो उसका जलवा था। और ये जो विजय है, ये उन्हीं अवतारों में से एक नया न्यूनतम अवतार है। वहां पर और भी हुए, रजनीकांत भी हुए, रजनीकांत ने बड़े स्तर पे कदम नहीं उठाया, राजनीति में नहीं आए वो। कमल हसन आए, लेकिन अब राज्यसभा के मेंबर हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति है, इसने वहां की, बताया जाता है कि जो युवा शक्ति है, जनशक्ति है, और महिलाएं जो हैं, उनको बड़े स्तर पर अट्रैक्ट किया है, उनका समर्थन हासिल किया है उसने, और उसके पास मास बेस है, और उसके पास एक फाउंडेशनल आइडियोलॉजी है उसकी अपनी, जिसको और सेकुलर पार्टीज को मिलकर मजबूती देनी पड़ेगी। ये सरकार कोलिशन गवर्नमेंट होगी, पर इसको चलाने का दायित्व जितना वीएसके पे होगा उतना ही कांग्रेस पे होगा, और छोटी पार्टी द्रविडियन पार्टीज पे होगा। इसमें अगर कोई किसी ने हेराफेरी की, तो मैं समझता हूं वो मैंडेट के साथ हेराफेरी होगी, और फिर
तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी अंदर आने की चेष्टा करेगी। आपने जो बातें कही, विश्लेषण कही, वो तो मोटे तौर पे मैं उससे सहमत हूं। एक दो बातें हैं जो मैं आपके विचारार्थ पेश करना चाहता हूं। पहली बात, पश्चिम बंगाल में जिस तरह की राजनीति होती रही है, उसमें भले ही चुनाव हारने वाली पार्टी के पास दूसरे नंबर की संख्या हो, ममता बनर्जी के पास 95 या 100 विधायक हो सकते हैं, लेकिन चुनाव हार जाने वाली, लंबे अरसे से टिकी हुई सत्ता में पार्टी जब चुनाव वहां हार जाती है, तो उसकी किस्मत बहुत तेजी के साथ बदकिस्मती में बदलती है, बहुत तेजी के साथ। और लाइन लगा के जिस तरीके से पिछला चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग माइक लगाकर रिक्शे पर माफी मांग रहे थे ममता बनर्जी से, और टीएमसी के दफ्तरों में जो लोग छोड़ के गए थे उनकी वापसी की लाइन लगी हुई थी, वैसा ही हाल अब टीएमसी के खिलाफ होगा तमिलनाडु में। ये हो सकता है। बड़े पैमाने पर मेरा अंदाज है, ये बड़े पैमाने पर टीएमसी के वो कार्यकर्ता जो कभी सीपीएम से आए थे और कांग्रेस से आए थे टीएमसी में, उनका एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी में जाएगा। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था लोकसभा में, तब ऐसा होना शुरू हो गया था। उसकी अखबारों में तस्वीरें छपी थी कि लोग लाइन लगाए खड़े हुए हैं और भाजपा के झंडे को चूमते हुए भाजपा के दफ्तर में जा रहे हैं। बाद में फिर ममता बनर्जी ने अपने पराक्रम से वो परिस्थिति पलट दी, लेकिन फिर से ये दोबारा होगा, और इसमें ममता बनर्जी के लिए बहुत मुश्किल होगा अपने संगठन को सिकुड़ने से रोकने। देखिए, ऐसा है, दिस विल बी द रियल टेस्ट ऑफ ममता बनर्जीज लीडरशिप क्वालिटी। देखिए, मेरी बात सुनिए। ममता बनर्जी अकेली महिला थी जिसने की महीनों बरसों जद्दोजहद करके वहां पर वाम दलों की पार्टियों को उखाड़ फेंका। वो सड़क पे रही, मुख्यमंत्री थी जब भी सड़क पे ही रही। अब हारने के बाद क्या उसके हौसले भी हार गए, क्या उसके हौसले भी पस्त हो गए, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इसलिए मैं समझता हूं कि ममता बनर्जी को अब हाथ बढ़ाकर वो वाम दलों के साथ तो हाथ नहीं मिलाएगी, कांग्रेस के साथ उसको हाथ इज्जत देके मिलाना चाहिए, और कांग्रेस को उसको एक सेंसिटिव तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। हाँ, कांग्रेस की अपनी महत्वाकांक्षाएं इसमें जागेंगी। वो तो चाहते हैं कि अगर टीएमसी जो है वो धराशायी होगी तो वहां से कुछ सामान उनकी तरफ भी आएगा, ह्यूमन रिसोर्स उनकी तरफ भी आएगा, और उसकी संभावना है। हर कोई भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से एग्री वहां नहीं करेगा। देखिए, वहीं उसी स्टेट से आते हुए एक बड़े महान नोबेल लॉरिएट ने द आर्गुमेंटेटिव इंडियन किताब लिखी है। जिरह और बहस और डिसएग्रीमेंट, अमर्त्य सेन की जो किताब है आर्गुमेंटेटिव इंडियन, वो हो सकता है कि बंगाल आज के दिन वैसा बंगाल नहीं है, लेकिन उसकी नींव में वो डीएनए तो है। उस डीएनए को जागृत करने का एक तरीका होना चाहिए, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने नौखाली वाला जो टेंशन है उसको दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश की। जो ये भी बात सच है कि जो पाकिस्तान की नींव पड़ी सोहरावर्दी के दौरान जमाने में, वो वेस्ट बंगाल से ही आते थे वो। तो ये जो आइडियाज तो वही, तो टू नेशन थ्योरी वही जनरेट हुई थी, लेकिन वहां पर लेफ्ट ने और ममता बनर्जी ने इतने लंबे समय काल तक 20 + 15 years, 35 years, 35 साल तक, और उससे पहले कांग्रेस ने, मतलब आजादी की लड़ाई के बाद, आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस की वहां सरकार बनी है। और जहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सेलिब्रेट करते थे वो वहां पैदा हुए थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो पंडित नेहरू की सरकार में थे, मुस्लिम लीग के साथ भी उनका अलायंस रहता था। तो देखिए, वहां पर कांग्रेस बीजेपी को काउंटर करने के लिए ना सिर्फ जमीन पे लड़ाई की जरूरत है, पर यहाँ पर भी लड़ाई की जरूरत है, दिमाग में भी एक लड़ाई की जरूरत है, एक सेरेब्रल कॉम्बैट जिसको बोलते हैं ना,
सेरेब्रल कॉम्बैट, उसकी बड़ी जरूरत है। एक जहां पर जो बड़ा भारी हैंडीकैप रहने वाला है विपक्ष का, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो कॉरपोरेट्स लगे हुए हैं, इनकी अलायंस तो उद्योगपतियों के साथ भी है ना। वो वहां पर अपने सब तरीके इस्तेमाल करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को हर तरह से मदद करने की कोशिश करेंगे, वहां पर इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे और करेंगे भी, और वो उस इन्वेस्टमेंट के चलते नौकरियां जनरेट करने की बात करेंगे। अगर ये सब होता है तो फिर टीएमसी के लिए और विपक्षी दलों के लिए वहां पर कठिनाइयां बहुत सी पैदा होंगी। तो इन सबको ध्यान में रखकर एक इनको अपनी व्यू रचना करनी पड़ेगी, एक अपना लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले हम ये बात करें, इनको एक दूसरे के साथ संजीदा तरीके से बातचीत शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आपने फरमाया, हर तौर तरीका वो इस्तेमाल करेगी, हर हथकंडा इस्तेमाल करेगी, जिसके चलते जो कि रंप टीएमसी बची है वो भी ना बचे। और उनके पास कई तरीके हैं, कई हथकंडे हैं, जो अनस्क्रूपलस जिनका पॉलिटिक्स होता है, उनके पास वो किसी चीज की झिझक नहीं होती, उनको कुछ भी कर गुजरते हैं वो, और वो करेगी बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी, आप जो कह रहे हैं, अगर उसमें उसको एक लाइन में मैं कहूं मतलब है, तो वो ये है कि आप बंगाल में और दूसरी जगहों पर एक गैर भाजपावाद की वकालत कर रहे हैं कि बीजेपी के मुकाबले जितनी भी फोर्सेस हैं, नॉन बीजेपीज़म, हाँ, वो जिस तरह डॉक्टर लोहिया ने एंटी कांग्रेसिज्म, गैर कांग्रेसवाद की थीसिस बनाई थी और उसको अपनी पार्टी में पहले पास कराया था, फिर उसको लागू भी किया 60 के दशक में। आप चाहते हैं कि वैसा हो। एक जमाने में मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश में ये सब बातें करते रहे हैं कि गैर भाजपावाद होना चाहिए, कभी बन नहीं पाया क्योंकि भाजपा ने पहले अलायंस बना लिया। हुआ ये ऐसा है कि दो बड़े नेता, जो एक तो ईएमएस नंबूद्रीपाद और एक मधुलिम है, अपनी मौत से पहले इन दोनों ने बड़े बड़े आर्टिकल्स, नंबूद्रीपाद ने तो पीपुल्स डेमोक्रेसी में लिखा था और मधु जी ने हिंदुस्तान टाइम्स में 2 पीस लिखे थे, और उन्होंने कहा था कि अब समय आ गया है कि गैर कांग्रेसवाद को तिलांजलि देकर ये जो उभरती हुई फोर्स है, जो फिरका परस्ती करती है, जो कम्युनल फोर्सेस हैं, उनसे लड़ाई लड़ी जाए। लेकिन वो हुआ नहीं। और आज भी गैर कांग्रेसवाद को वक्तन बवक्तन भारतीय जनता पार्टी प्रज्वलित करने की कोशिश करती है, और कई उसके झांसे में आ भी जाते हैं। अब देखिए, मिसाल के तौर पर चंद्रबाबू नायडू गैर कांग्रेसवाद का कांग्रेस था, उनके पिताजी गैर कांग्रेसवाद के प्रचारक बने, मतलब उन्होंने सरकार बनाई तेलुगु प्राइड पर आंध्र प्रदेश में, जब अंजैया के साथ बदसलूकी हुई आंध्र प्रदेश में। तो एनटीआर की लेगेसी के दम पर आए हुए अब चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट भी चलवाई एज अ कन्वीनर ऑफ यूनाइटेड फ्रंट, जो कांग्रेस की सपोर्ट से चली वो सरकार, जिसमें देवेगौड़ा और इंदिरा गुजराल दोनों मुख्य प्रधानमंत्री बने, वो आज के दिन बीजेपी की गोद में बैठे हैं, और आज के दिन वो भी मंदिर की पास राजनीति कर रहे हैं। वो जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी, कि जो प्रसाद के ऊपर कंट्रोवर्सी हुई थी, उसमें एक कमेटी की रिपोर्ट आई है जिसमें कि पूरा आरोप वाईएसआरसीपी पर लगा दिया गया। देखिए, एक बात समझने की कोशिश कीजिए, कांग्रेस हैज टू गो बैक टू द ओल्ड स्लोगन, लेट ऑल गुड मेन कम टू द एड ऑफ द पार्टी। उसमें ममता बनर्जी इंक्लूडेड है, उसमें वाईएसआरसीपी इंक्लूडेड है, उसमें चंद्रबाबू भी इंक्लूडेड है एज एन एक्स कांग्रेसमैन। क्योंकि मैं पहली बार जब वाईएस राजशेखर रेड्डी से मिला था, तो मुझे किसी ने मिलवाया उससे, ही वो मुख्यमंत्री। मैं कहा let me make a complete disclaimer to you before we become friends। कहते क्या? मैंने कहा कि I am believed to be a good friend of Mr. Chandrababu Naidu।
और मैंने कहा आई हैव अ गुड रिलेशन विद हिम एज अ जर्नलिस्ट. आई एम नॉट एज प्रोपेगेंडिस्ट, but I have an easy, good equation with him since the days of United Front government. He says, what business does it, what difference does it make? I and Chandra Babu started our careers together in the Congress. हमारे रिश्ते खराब नहीं है. हमारा राजनीतिक हमारे में टसल है, पर वो हमारी, I can also call him his friend, my friend, because हम इकट्ठे थे एक टाइम पर. ये जो स्पिरिट है कि एक दूसरे का विरोध करते हुए भी कुछ साझा की गई जिंदगी को प्रत्यक्ष करना भी एक ईमानदारी है, राजनीतिक ईमानदारी है. और उसके बाद अगर आप पे फिर आरोप नहीं लगते कि आप उसके साथ हैं, अंदर खाते से मिले हुए हैं. देखिए, उसी तर्ज पे एक बार सुब्रमण्यम स्वामी ने राम जेठमलानी के खिलाफ फोटो दिखाया है. अदनान कासुगी की यॉट पे राम जेठमलानी जो है 2-3 सुंदर लड़कियों के साथ बैठा हुआ है, फोटो है. और सुब्रमण्यम स्वामी उनके खिलाफ थे उन दिनों, तो उन्होंने पार्लियामेंट में ये बात कही. उनके बोलने के बाद उनको भी मौका मिला, जेठमलानी साहब को. What is the problem? He got up and said, Mr. Speaker, what is the problem? I like the company of beautiful women. I'd be okay if my friend, learned friend, makes me introduce him to some beautiful woman. I'll be friends with them also. तो वो सरेआम बोलता था कि likes the company of beautiful women. उसी तरह सांगमा used to say, I drink, I serve drinks, I am from the tribal culture. It is not considered to be a vice in our culture. It is par for the course in our culture. अब मुझे बताइए, ऐसी राजनीति है क्या आज के दिन? नहीं. मैं आपको बताता हूं, मैं अभी एक बड़ी शादी में था जहां पर where drinks are being served, and I saw many BJP leaders who I know drink. नहीं पी रहे थे. तो मैंने एक दो को बोला, भाई क्यों? तो कहते नहीं पब्लिकली नहीं करते. मैं कहा पब्लिक है ये तो, you are having a few pegs at somebody's celebration, उसमें क्या है? नहीं. तो ये देखिए, ऐसा है कि अपनी जब वाइस कब बनती है कोई भी आदत, जब आप उसको छुपाने की कोशिश करते हैं. तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि प्रत्यक्ष रूप से रिश्ते होने चाहिए राजनीतिक, और ये जो लेट ऑल गुड मेन कम टू द एड ऑफ द पार्टी, दैट शुड बी द प्रिंसिपल फॉर द ऑपोजिशन, फॉर द कांग्रेस पार्टी पर्टिकुलरली. कांग्रेस पार्टी में जो कुछ लोग, मैं थोड़ा चिंतित हुआ कि वो कह रहे थे कि अगर ये बीजेपी ममता हारती है तो the ground will open up for us. But it has opened up. The ground has opened up, but not for you. It has opened up for the BJP, and BJP is a squatter. वो ऐसा राजनीतिक स्क्वाटर है कि वो आसानी से निकलता नहीं है बाद में. सही बात. ये भी सच्चाई है. और ये आप उसको उनका हुनर कहें, उनके और तरीके कहें, उनकी अंडरहैंड डीलिंग्स कहें, वो आप राजनीति में जो मर्जी बोलते रहें, लेकिन राजनीति में तो जो जीता वही सिकंदर. आज के दिन तो भारतीय जनता पार्टी ही सिकंदर बन के घूम रही है. बिल्कुल. सिकंदर बोलेगी, अपने आप को धुरंधर भी बोलेगी, फिल्म में भी बना रही है धुरंधर टाइप. सही बात है. प्रोपेगेंडा का कोई ऐसा जरिया नहीं है जिसका उन्होंने अपनी राजनीतिक गोटी लाल करने के लिए इस्तेमाल न किया हो. इस्तेमाल किया. हर जगह जाके मैं टीवी चैनल देख रहा था एक, वहां पर कब तक जो प्राइवेटली कह रहे थे कि ममता को हराना मुश्किल है, वो नए तर्क दे रहे हैं. और हम तो कहीं किसी एग्जिट पोल में गए नहीं डिस्कशन करने. एग्जिट पोल पे हमें शक है, और जिस बेसिस पे इलेक्शन हुआ है उसको हमको हमें शक है. तो ऐसी चर्चाओं में भाग लेने का क्या मतलब है? सही बात. और मैं भी नहीं गया. बहुत निमंत्रण आए लेकिन मैं गया नहीं. कई निमंत्रण आए. आप वाई देखो, ये सब किया गया अभय जी टू मेक इट सीम नॉर्मल कि SIR वाज
as good as anything else normal, you know. वो नॉर्मल नहीं था मामला, वो नॉर्मल नहीं था। जहां पर 27 लाख वोटर बाहर बैठा दिए गए हो, क्या वो इलेक्शन नॉर्मल है? भाई आप उनको वोट डालने देते, आप उनको कहते इस बार ऐड करो, इन लेट देम वोट एंड वी विल सॉर्ट देम आउट लेटर, लेकिन आपने तो नहीं किया। उसके चलते एक प्रश्न चिन्ह लगा है रिजल्ट्स पे आज के दिन वेस्ट बंगाल में, और काफी हद तक वो तमिलनाडु पे भी लागू होता है। और जो असम में हुआ, वहां तो आपने SIR नहीं करवाई, आपने महाराष्ट्र में भी नहीं करवाई, और असम में सिर्फ SIR ही नहीं करवाई, आपने असम में डिलिमिटेशन किया कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, पूरी वहां की सरकार, तात्कालीन सरकार के तत्वावधान में। तो उन्होंने अपने हिसाब से जेरीमेंडरिंग कर ली। तो जहां जहां राइट विंग फोर्सेज ने, आज के दिन अमेरिका में क्या कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने, कंजर्वेटिव जजेस ने वोटिंग राइट टू वोट अमेंड कर दिया है, जिसके चलते जो प्रावधान थे कि देयर शुड बी एडिक्वेट स्पेस इन द इलेक्टोरल अरीना फॉर द माइनॉरिटीज, उसको डिक्लेयर किया है कि इट इज पार्टीशन जी। तो वहां पर भी ये चल रहा है। जहां जहां दक्षिणपंथी हैं, वहां वहां उनका रवैया होता है कि हम स्थायी रूप से सत्ता में रहें। There should not be any option for change for voter to available to the voter. Change का ऑप्शन अगर मुझे नहीं देंगे आप, तो कैसे चलेगा लोकतंत्र? कैसा है वो? जी, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, बहुत उम्दा चर्चा हुई, और वास्तव में आपने जो हालात हैं, उनका जो कारण है, उसके मर्म पे अपनी उंगलियां रखी, और अब तो हम लोगों को जल्दी ही और भी कई पहलुओं पर इसके चर्चा करनी होगी। सबसे बड़ा पहलू तो यही है, रहना पड़ेगा हाँ, कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कौन सा मॉडल लेके जाएगी। योगी का बुलडोजर मॉडल लेके जाएगी, भगवाकरण का मॉडल होगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल मैं सहमत हूँ उस बात से। ऑलरेडी पहले से शुरुआत हो गई है उस तरह की। वे असम और बांग्लादेश से बॉर्डर के साथ हैं ये। हालांकि बांग्लादेश ने मेड अ डिमार्च ऑन अस कि भाई ये इन्होंने क्या बोला है हेमंत बिस्वा शर्मा ने, और उन्होंने प्रोटेस्ट भी लॉन्च की है बांग्लादेश की नई सरकार ने। लेकिन वो भी चलता रहेगा। लेकिन सच्चाई है कि वहां जो राजनीति होगी वेस्ट बंगाल में, इट विल नॉट बी एनी डिफरेंट फ्रॉम हेमंत बिस्वा शर्मा मॉडल इन असम। और सुधांशु व्हाट्स हिज नेम, जो उनके वहां पर लीडर है बीजेपी के, शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने तो ऑलरेडी उन्होंने अपना बेस बना लिया है हेमंत बिस्वा शर्मा की तरह। उनकी तो आत्मा समा गई उनमें। ठीक है, ओके, वंडरफुल।